नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र। श्री धर्मेंद्र 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे श्री धर्मेंद्र के पर्सनल लाइफ, उनके करियर अचीवमेंट्स के बारे में और अरुणाचल में चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद उनकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। तो सर, सबसे पहले आपको मुख्य सचिव बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपके लगभग 32 साल के करियर में अरुणाचल में ये आपकी पहली पोस्टिंग है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो वासी हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन को कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। जैसा कि आपने बताया, मैंने करीबन 32 साल से अधिक समय नौकरी करी है IAS की, और मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वह गोवा से था, जहाँ की मैं SDM और कलेक्टर रहा, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में कार्यरत रहा डिप्टी कमिश्नर, और फिर उसके बाद भारत सरकार में कार्यरत रहा। भारत सरकार में मैं शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत रहा, और फिर मैंने जो है एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DD जिसे कहते हैं, वहाँ पर कमिश्नर लैंड के रूप में कार्य किया। और उसके पश्चात मैं फिर दमन और दीव संघ प्रदेश हैं, वहाँ पर मैंने कार्य किया। और उसके बाद फिर दिल्ली सरकार में मैंने सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के रूप में कार्य किया, और चेयरमैन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के रूप में कार्य किया। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से मुझे कार्य करने का मौका मिला, तो मैंने मिज़ोरम में कार्य किया। और फिर उसके बाद जो है भारत सरकार के अंदर एक पुनः मुझे दूसरा स्टिंट रहा, जिसमें कि मैंने संयुक्त सचिव के रूप में शहरी विकास मंत्रालय में काम किया 5.5 साल। और उसके पश्चात तरक्की होने पर फिर मैंने अतिरिक्त सचिव के रूप में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य किया। और यहाँ आने से पहले जो मैं नई दिल्ली नगर परिषद में के अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया करीबन 3 साल। तो अब तक की मेरी जर्नी में ये मेरी विभिन्न विभागों में और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य रहा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर मेरा अर्बन डेवलपमेंट में काफ़ी अधिक रहा, और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और अर्बन एरियाज़ में कार्य करने का काफ़ी मुझे मौका मिला। तो सर, आपने लगभग 3 दशक के करियर में, 3 दशक से अधिक के करियर में काफ़ी विभागों में काम किया। तो सबसे ज़्यादा संतोषप्रद आपको कौन से विभाग में काम करना का अनुभव रहा? देखिए, सबसे ज़्यादा, और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जब आप जनता के कार्य देखते हैं, तो लगभग सभी एरियाज़ के अंदर, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे प्रदूषण का निराकरण हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी में जहाँ पर आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं, जनता की समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको शांति मिलती है। जब आप देखते हैं कि जब आप इस विभाग में आए थे और ये समस्या थी जनता के लिए, और उस समस्या को आप निराकरण कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा संतोषप्रद वही रहता है। अभी जो हमारा देश है, आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी अपने नामकरण का गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है। तो ऐसे क्रूशियल ईयर में आपकी पोस्टिंग हुई है अरुणाचल में चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, तो किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं सामने? अरुणाचल प्रदेश देश का पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, और उसी के साथ जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश का भी यह अरुणाचल प्रदेश का क्रिएशन का ये 50वां साल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो इस क्षेत्र में और इस राज्य की जो हमारी समस्याएं जो अभी तक शायद पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो,
तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं और पूरा प्रयास रहेगा किस तरह से हम इस 50वें साल के अंदर इस राज्य की इस जो इसका यूटी का क्रिएशन हुआ था 1972 में और जो देश का 75वां साल है आज़ादी का, उन सबको हम सॉल्व कर पाएँ और जनता को जो पूर्ण सुविधाएं जो है जनता की जो एक उम्मीद करती जनता एक राज्य से और एक देश से, उसको हम किसी तरह से पूरा कर पाएँ। इस क्षेत्र के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह एक एनवायरमेंटली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे और एनवायरनमेंट के अलावा हमारी जो एक कल्चर है यहाँ का, एक ट्राइबल कल्चर है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है कल्चर की यहाँ पे, उसको कैसे प्रिजर्व करते हुए हम सारी सुविधाएं इस क्षेत्र के इस राज्य के लोगों को दें और उनकी सारी जो उम्मीदें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए उसको पूर्ण कर पाएँ हम लोग। अगर हम ये पूछें कि सबसे पहली प्राथमिकता मुख्य सचिव के तौर पर क्या होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी अगर मुझसे पूछेंगे सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करे जाएँ। जो हमारी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी उसको रिज़ॉल्व करे जाएँ। हमारे यहाँ जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको एक्सपेडाइट करके उनको इम्प्लीमेंट करा जाए ताकि जो इस राज्य की पोटेंशियल है उसको अचीव करा जा सके। और जो इसका चौमुखी विकास और जो हमारे जैसे कि मैं पहले भी कहा कि हमारे जो राज्य के जो हमारे जो राज्य के वासी हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है प्रशासन से, राज्य से, उसको पूर्ण करा जाए। तो हमको उसी स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाए जो कि इस क्षेत्र में भी, जो कि और हमारे देश के दूसरे क्षेत्रों में या जो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें प्रदान होती हैं। आपको ये ना लगे कि आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, आपको रोड्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको पावर नहीं मिल रहा है। तो वो सभी उसी तरह का, उसी लेवल की सुविधाएं अरुणाचल के वासियों को भी प्राप्त हो जो कि एक दूसरे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती हैं और विद सेम प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस, द ट्राइबल कल्चर ऑफ दिस प्लेस एंड ऑल्सो इंश्योरिंग द जो हमारा जो पर्यावरण की जो यहाँ की सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करते हुए। जी, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि आपने लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में काम किया है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में भी आपने काम किया है। तो हम अरुणाचल में देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी जब रोड कनेक्टिविटी पे काम होता है तो रोड्स तो बन जाते हैं, लेकिन फिर बारिश होती है, 6-6 महीने बारिश होती है और फिर लैंडस्लाइड होता है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में, डेवलपमेंट में और इकोलॉजी में। तो इससे आप कैसे बैलेंस बना के चलेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि विकास और एनवायरनमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता अगर हम विकास को एनवायरनमेंट के साथ लेके चले। हमारी जो रोड्स हैं या जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे और सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पावर का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम एनवायरनमेंट की कंसर्न को लेके साथ चलें तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। हम वो सब काम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता अगर आप सारी जो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं अपने प्रोजेक्ट में बिल्ट इन करें और उसको एड्रेस करते हुए चलें। रोड जैसे आपने कहा बनती हैं, बारिशें बहुत होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट में 6 महीने लगभग बारिश का सीज़न रहता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर ये हम लोग इसको इंजीनियरिंग ठीक से करें इन प्रोजेक्ट्स की और सारे इश्यूज़ को अपने उसमें बिल्ट इन करके चलें तो मुझे लगता नहीं है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कम चलेगा, वह उतना ही चलेगा जितना कि मेनलैंड में चलता है। जैसा कि मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मना कभी नहीं होता, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ विदाउट डिसरप्टिंग द the environment, without disrupting the ecological issues of the place। तो सभी जगहों पर डेवलपमेंट होता है और अर्बन डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो डेवलपमेंट जो भी करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोड बनाएं और उसके चलते 4 प्रॉब्लम आपको और खड़ी हो जाएं। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी काफ़ी संभावनाएं हैं।
ख़ासतौर पे जो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी काफ़ी संभावनाएं हैं, तो क्या आपने सोचा है कि इस पे काम करेंगे? सभी पूर्वोत्तर राज्यों में हाइडल प्रोजेक्ट्स की बहुत पोटेंशियल है और हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत अधिक पोटेंशियल है और उनसे ज़्यादा है और हमने इस दिशा में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं जिनमें कार्य चल रहा है। अब हमको ये देखना है कि वो प्रोजेक्ट्स जो है जो उनकी टाइमलाइंस थी वो उस तरह से एग्जीक्यूट हो और जो पोटेंशियल है उसको हम रियलाइज़ कर पाएँ थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको प्राथमिकता के बारे में बताया, तो वो भी एक मेरी प्राथमिकता है कि जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट हम लोगों ने बिड आउट कर दिए थे, जिसमें कंसेशनर्स आ गए थे या जो भी एजेंसी उसको एग्जीक्यूट कर रही थी, वो टाइमली एग्जीक्यूट हों और जो पावर जनरेशन उससे होनी है, बिकॉज पावर जनरेशन होगी तो पावर बिकेगी, उससे पैसा आएगा, उससे पैसा फिर राज्य को भी आएगा, राज्य की उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली एग्जीक्यूट हों और जो उसका फ्रूट है उन प्रोजेक्ट का, जो हमारी जो एक पोटेंशियल है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, उसको हम अनटैप करके उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें और इस क्षेत्र का, इस देश का उस डेवलपमेंट करें, खुशहाली लाएं। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो जो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी है, उसमें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी काम हुआ है जो दिखता भी है, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो अभी भी बहुत सारे इलाकों में ख़राब कहेंगे। इवन ईटानगर से बाहर जाने पे कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ पाता है। तो इस दिशा में आपके नेतृत्व में क्या काम हो सकेगा? आपने सही कहा कि कुछ क्षेत्रों में कमी है, लेकिन हम उसको एड्रेस इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे अनकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर नेटवर्क इम्प्रूव करें, केबल्स ले करें, जहाँ पर टावर्स की ज़रूरत है वहाँ टावर्स लगाएं और इसमें भारत सरकार का सहयोग लेते हुए पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य के अंदर पूरे नेटवर्क कनेक्टिविटी इम्प्रूव। तो ये एक प्रायोरिटी एरिया है जिसको कि हम पूरे सरकार, राज्य सरकार जो है उसके लिए एक प्रायोरिटी एरिया है और इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड है, उसमें से हम इस्तेमाल करते हुए पैसा जो है भारत सरकार से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। इसमें बहुत फाइबर ऑप्टिक भी है, इसमें केबल्स भी हैं, बैकबोन केबल लेइंग भी है, ताकि जो बिकॉज़ अब सारी दुनिया इंटरनेट पे हो गई है, तो किसी भी क्षेत्र में जहाँ इंटरनेट उपलब्ध नहीं हुआ वो इट इज़ एज उसको कहें कि उतना ही इम्पोर्टेंट जितने कि रोड्स हैं, जितना कि आपकी क्योंकि हर चीज़ आप जो है उस पर राइड करती है इंटरनेट के ऊपर। तो हम पूरे राज्य में इसके लिए पूरा प्रयासरत हैं कि जहाँ पर केबल लेइंग है वहाँ केबल लेइंग हो और जहाँ पर हमारे टावर्स की ज़रूरत है वहाँ टावर्स लगें, जब फाइबर ऑप्टिक की ज़रूरत है फाइबर ऑप्टिक लगें। तो इसमें पूरा हम लोग कार्यरत हैं, जितना जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बट इट्स ए प्रायोरिटी एरिया। अरुणाचल में जो इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन जो यूथ है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए। अरुणाचल में इंडस्ट्रीज़ की कमी है, तो आप इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए ये बहुत ही जो है सेंसिटिव क्वेश्चन है, बिकॉज ये एनवायरमेंटली बहुत ही फ्रेजाइल एरिया, तो हम लोग कोई भी ऐसा नहीं कि सभी तरह की इंडस्ट्री अलाउ कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में वही इंडस्ट्री अलाउ हो सकती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रिजर्व करे और जॉब क्रिएशन भी करे और हाई वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए। तो जॉब क्रिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हम इसमें विचार करके किस किस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अलाउ हो सकती हैं। बट दिस इज़ अ वेरी sensitive question and very important question कि we should only allow those industries which do not disturb the ecological balance of this area. आज आपने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने मुलाकात में आपको सजेस्ट किया कि जो रिमोट बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप इससे किस तरह से देखते हैं? जो आज हमारी मुलाकात हुई तो माननीय राज्यपाल जी ने कई मुद्दे उसमें चिन्हित किए, जिसमें बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, बहुत सारे हमारे रोड कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे जो उन्होंने मेरे संज्ञान में लाए, उन पर सभी पे कार्य हम करेंगे और जल्द से जल्द उनको
निराकरण भी लेके आएंगे, ताकि जो पब्लिक कंसर्न के चीज़ें हैं जो माननीय राज्यपाल जी ने बताई उनको हम रिजॉल्व कर सकें। जी। और एक मुद्दा है जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, वो किस तरह से नियमित तौर पर भर्तियां निकालें सरकारी नौकरियों के लिए और नियमित तौर पे उनकी परीक्षाएं हों। तो इस दिशा में भी राज्यपाल महोदय का काफ़ी जोर रहा है। तो आप इसमें क्या सहयोग करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हमारी प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो भी रिक्तियाँ जब आती हैं उनको समय पे उनके सही तरह से उनका वो भर्ती की जाए उनके अंदर, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की वो भी पूरी होती रहे और एक जॉब की रिक्वायरमेंट जो एक यूथ को होती है उसकी भी पूर्ति होती रहे। अरुणाचल में युवाओं में ड्रग्स की लत एक बड़ी समस्या के तौर पे सामने आया है। राज्य सरकार इससे निपटने के लिए अलग तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन आपके नेतृत्व में इससे किस तरह से लड़ा जाएगा? देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार इससे पूरी सजग है। जैसा कि आपको पता होगा 2021 में हमने साइको एक्टिव सब्सटेंसेस पॉलिसी बनाई थी, जिसको चेयरमैन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, और उसमें सभी पहलुओं पर इस पर विचार किया गया। उस पॉलिसी में सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और हार्म साइड। किस तरह से डिमांड कम करनी है, किस तरह से एजुकेशन इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने हैं ताकि लोगों को मालूम चले कि हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है क्या है ड्रग्स के। जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको किस तरह से पेनलाइज करना है, उनको रोकना है। तो अब इसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये जो इशू है इसका जो है हम लोग लगभग ख़त्म कर पाएँ, ताकि ये जो समस्या ना रह पाए ये। उसके सभी पहलुओं को, चाहे डिमांड साइड, जैसे मैंने डिमांड साइड हो, चाहे सप्लाई साइड हो, चाहे हार्म साइड हो, जिसमें डी एडिक्शन कैंप्स हैं, इंफॉर्मेशन है, टू आइडेंटिफाई द ड्रग यूजर्स, to identify the peddlers who are there so that they can be caught, then they can be penalized, so that the whole chain of the drug abuse is stopped. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पुनः और उम्मीद आपका है कि जो नए मुख्य सचिव साहब हैं उनकी प्राथमिकताओं से आप संतुष्ट हुए होंगे, और हम ये भी आशा करते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क्स की दिशा में कदम उठाने की बात कही है वो आने वाले दिनों में हमें ज़मीन पर नज़र आएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए विदा। नमस्कार।